नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आप सबका एसपी एजुकेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हर एक नए वीडियो में मैं आपके सामने एक नए राज्य के साथ आता हूं। आधुनिक भारत जो हमारा इस समय इतिहास का सेक्शन चल रहा है, उसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको आधुनिक बंगाल राज्य 18वीं सेंचुरी की भारतीय राजनीति के अंतर्गत आधुनिक बंगाल राज्य से संबंधित एक पहला वीडियो आपको मैंने दिया। फिर उसके बाद मैसूर राज्य के संदर्भ में बताया, अवध राज्य के संदर्भ में बताया, और आज हमारा वीडियो होगा मराठा राज्य के संदर्भ में। 18वीं सेंचुरी का 18वीं सदी का मराठा राज्य जो पेशवाओं के अधीन अपने उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मराठा राज्य की, आधुनिक मराठा राज्य की, 18वीं सदी के मराठा राज्य की। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों ने जो भी मुझे अप्रिशिएट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए मराठा राज्य से शुरुआत करें। आधुनिक मराठा राज्य, आधुनिक मराठा राज्य। आधुनिक मराठा राज्य, इसे आप समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आधुनिक मराठा राज्य में हमें पढ़ना क्या है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। एक सामान्य तौर पे इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे हम। आधुनिक मराठा राज्य की पृष्ठभूमि देखा जाएगा। इसके बाद हमें पेशवाओं के पेशवाओं की उपलब्धियां देखना, पेशवाओं के संबंध में क्या उपलब्धियां रही इस बारे में चर्चा करना। इसी दौरान हमें पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध भी देखना है। तृतीय युद्ध। इसके बाद हमें मराठा संघ के बारे में बात करना है। मराठा संघ एवं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मराठा संघ एवं हमें मराठों की क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में देखना है, बात करना है कि मराठों की क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी रही। फिर इसी कड़ी में हमें आंग्ल मराठा संघर्ष देखना है, और इस तरह से हमारा मराठा, आधुनिक मराठा राज्य से संबंधित अध्ययन पूरा होगा। पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवाओं की उपलब्धियों के अंतर्गत हमें बालाजी विश्वनाथ के अतिरिक्त उनके पुत्र बाजीराव प्रथम और बाजीराव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाजीराव की उपलब्धियां विशेष तौर पर देखना है। और इस तरह से हमारा मराठों से संबंधित अध्ययन पूरा होगा। तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधुनिक मराठा राज्य की पृष्ठभूमि, हम पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था 17वीं सदी में। शिवाजी ने इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी और दक्कन में उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगलों को चुनौती दी थी। यहां तक कि मुगलों के पतन का एक कारण मराठों का उदय भी रहा है। शिवाजी की मृत्यु के बाद शंभूजी और उनके बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी
ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर शासन कर रही थी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय ताराबाई ही मराठों का नेतृत्व कर रही थी दक्कन में। याद रखिएगा तारीख 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय दक्कन में मराठा राज्य का नेतृत्व, मराठों का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में। और जैसा कि हम जानते हैं 1707 के बाद से ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है और यहीं से हम आधुनिक मराठा राज्य की पृष्ठभूमि भी देखते हैं। याद रखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मुगलों ने एक रणनीति के तहत साहू जी को दक्कन भेज दिया, उन्हें रिहा कर दिया। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी है, आइए देखते हैं। शिवाजी के दो बेटों में से एक बेटा, कुल उनके 3 बेटे थे, लेकिन 2 बेटों की हम बात यहां करते हैं। बड़ा बेटा शंभू जी महाराज, शंभू जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुगलों ने उनकी हत्या कर दी और उनकी पत्नी तथा बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। उनका वही बेटा साहू जी तब तक गिरफ्तारी में रहा, तब तक मुगलों के कब्जे में रहा, जब तक कि औरंगजेब मर नहीं जाता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगलों का शासक बना, प्रवर्ती शासक। उसने ये सोचा कि अगर हम साहू को कैद से रिहा कर दें और साहू अगर दक्कन चला जाए तो ताराबाई के साथ इसका उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाएगा और ऐसे में आपस में दोनों लड़ करके कमजोर हो जाएंगे और इस प्रकार मुगल जो होंगे वो मराठों का दमन कर सकेंगे। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को मुक्त कर दिया गया। जैसे ही साहू दक्कन पहुंचा, उसका संघर्ष ताराबाई से शुरू हो गया। ताराबाई कोल्हापुर को केंद्र बनाकर शासन कर रही थी। जब उनका संघर्ष ताराबाई से शुरू हुआ तो इस दौरान उन्हें बहुत ही निम्न स्तर पर जाना पड़ा। उन्हें वो दुर्दिन देखने पड़े जिसमें यहां तक कि ताराबाई ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच साहू की सेवा में एक कोंकणी ब्राह्मण, जो इतिहास में बालाजी विश्वनाथ के नाम से चर्चित है, साहू की सेवा में उपस्थित होता है। और बालाजी विश्वनाथ ने साहू का इस प्रकार मदद किया, उसने अपनी कूटनीति और रणनीति का इस प्रकार प्रयोग किया कि बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के न केवल सेनापति बल्कि उसके कई प्रमुख सरदारों को साहू के पक्ष में मिला लिया और यहां तक कि उसने अपनी कूटनीतिक चालों से कुछ ताराबाई के सरदारों की हत्या भी करवा दी। और ऐसे में न केवल उसने साहू को ताराबाई के कैद से मुक्त कराया बल्कि ताराबाई को कमजोर कर दिया और साहू को स्थापित कर दिया। इस प्रकार साहू बालाजी विश्वनाथ का कृतज्ञ हो गया। और ये पड़ती है आधुनिक, यहां से पड़ती है आधुनिक मराठा राज्य की शुरुआत। और इस मराठा राज्य में आपने शुरुआत में ही देख लिया कि साहू नेपथ्य में चले गए थे और साहू को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है बालाजी विश्वनाथ को। यही बालाजी विश्वनाथ आगे साहू के पेशवा बने। साहू ने एक विशेष पद सृजित किया जिसका नाम था सेना करते और साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर नियुक्त किया। और इसके साथ हमें क्या दिखाई देता है, कृतज्ञ साहू ने बालाजी विश्वनाथ पर पूर्ण भरोसा किया और धीरे धीरे क्या दिखाई देता है कि पेशवा का पद
बहुत ही महत्वपूर्ण होने लगा और आगे चलकर पेशवा का पद न केवल पैतृक हुआ बल्कि धीरे धीरे छत्रपति संगोला की संधि के बाद महलों का महापौर हो गया और वास्तविक शक्तियां पूर्णतः पेशवाओं में केंद्रित हो गया। तो 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का मराठा राज्य विशेष तौर पर पेशवाओं के अंतर्गत देखा गया। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने शक्ति से अटक से कटक तक मराठा राज्य का विकास किया। तो आइए दोस्तों, इस सामान्य परिचय के बाद, इस पृष्ठभूमि के बाद हम देखते हैं पेशवाओं की उपलब्धियां। तो सबसे पहला पेशवा हम इस कड़ी में देखेंगे बालाजी बाजीराव। तो पृष्ठभूमि आपको समझ में आ चुकी होगी जो मैंने अभी चर्चा किया, और इस पृष्ठभूमि के बाद हम अब बालाजी बाजीराव की चर्चा करेंगे। तो आज पहला पेशवा है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। कोंकणी चित्पावन ब्राह्मण। पूना या पुणे का सभासद। महान रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ, साहू को प्रतिष्ठित करने वाला, साहू को प्रतिष्ठित करने वाला, साहू को प्रतिष्ठित साहू को प्रतिष्ठित करने वाला, सेना करते पद, सेना करते पद पर प्रतिष्ठित और साहू का पेशवा। आप समझे, पहले हम बालाजी बाजीराव के बारे में कुछ बात आपसे कर रहे हैं। सॉरी, यहां पर बालाजी बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ। पहले हमें बालाजी विश्वनाथ की चर्चा करनी चाहिए। बालाजी विश्वनाथ, हम बालाजी विश्वनाथ की चर्चा करते हैं। बालाजी विश्वनाथ की चर्चा करते हैं। बालाजी विश्वनाथ, मैंने कहा, एक कोंकणी चित्पावन ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ एक कोंकणी चित्पावन ब्राह्मण था। यह महान रणनीतिकार और कूटनीतिकार था। साहू को इसने वास्तव में प्रतिष्ठित इसी ने किया, और साहू ने एक सेना करते पद गठित किया था। उस सेना करते पद पर सबसे पहली बार बालाजी विश्वनाथ ही बैठा। साहू का यह पेशवा बना, और इसकी कुछ अन्य उपलब्धियों के बारे में भी आइए देखते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ की जो अन्य उपलब्धियां हैं वो कुछ इस तरह है। इसने सबसे पहले हम देखें तो ताराबाई
का पतन ताराबाई के पतन में, ताराबाई का पतन, ताराबाई के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ताराबाई के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे जैसे ये साहू को प्रतिष्ठित करता गया, वैसे वैसे ताराबाई का पतन होता गया और ताराबाई के पतन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसने सैयद बंधु, आपको मालूम होगा कि परवर्ती मुगलों में नृप निर्माता के नाम से जाने जाते हैं सैयद बंधुओं से इसने संधि किया, सैयद बंधुओं से संधि किया और यह संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कही गई थी। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसके तहत इन्हें बहुत अधिकार प्राप्त हुआ था। मराठों का ये मैग्ना कार्टा था, इतना इंपॉर्टेंट था। यानी बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम इतनी उपलब्धियों को एक साथ देख सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ कैसे एकदम नए नए साहू को, जो मुगलों की कैद से छूटकर दक्कन पहुंचा था, उसे कैसे छत्रपति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और यही कारण था कि आजीवन छत्रपति पेशवाओं का कृतज्ञ रहा। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा जिस पेशवा को, वो है बालाजी विश्वनाथ। आइए बालाजी विश्वनाथ के बाद हम बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। बाजीराव प्रथम, फर्स्ट। बाजीराव प्रथम इतिहास में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाजीराव प्रथम की गणना इतिहास के कुछ ऐसे नायकों के रूप में होती है जिनके बहुत कम आलोचक मिलेंगे, प्रायः बिरले कोई आलोचक मिले, अधिकांशतः प्रशंसक दिखाई देंगे। बाजीराव प्रथम इतिहास का वह महान नायक है जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। बाजीराव प्रथम वह महान नायक है जिसने न केवल युद्ध किए बल्कि योजनाओं का निर्माण भी किया। बाजीराव प्रथम की उपलब्धियां अनगिनत हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम बाजीराव प्रथम, जो महान पेशवा, हम इसे महान पेशवा नाम देते हैं, इतिहासकार इन्हें महान पेशवा कहते हैं। महान पेशवाओं की श्रेणी में कुल 3 पेशवा दिखाई देते हैं। सबसे पहले, या बिल्कुल हम 4 पेशवा भी कह सकते हैं, वो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव। ध्यान समझिएगा, ये 4 महान पेशवा थे। फिर से मैं नाम ले रहा हूं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव। ये 4 ऐसे पेशवा हैं जिन्हें महान पेशवा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मराठों की शक्ति को, पेशवाई को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। इसलिए ये 4 महान पेशवा हैं। उनमें सबसे अधिक ख्याति अगर किसी पेशवा को प्राप्त है तो वो बाजीराव प्रथम है। बाजीराव प्रथम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें लड़ाकू पेशवा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें लड़ाकू पेशवा कहते हैं। इन्हें दूसरा शिवाजी कहते हैं। शिवाजी द्वितीय नहीं, दूसरा शिवाजी, इन्हें दूसरा शिवाजी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट पकड़ना, लड़ाकू पेशवा कहा गया, इन्हें दूसरा शिवाजी भी कहा जाता है। बालाजी बाजीराव 1720 में पेशवा बना। बालाजी बाजीराव 1720 में पेशवा बना, क्योंकि 1720 में इसके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। 1720 से 1740 तक, 1740 में अपनी मृत्यु तक यह मराठा पेशवा बने रहे। यह मराठा पेशवा
बने रहे। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। इस दौरान 1720 से 1740 में तक इनकी अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। उन्हें हमें समझना होगा, इनकी उपलब्धियों को देखना होगा। बालाजी बाजीराव की उपलब्धियों में एक तरफ हमें इनके द्वारा राज्य विस्तार दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ बालाजी बाजीराव में एक कुशल सेनानायक के साथ रणनीतिकार, एक कुशल सेनानायक के अतिरिक्त एक कुशल रणनीतिकार के गुण भी दिखाई देते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जब बाजीराव प्रथम पेशवा बना, उस समय साहू के नियंत्रण में अभी एक छोटा सा मराठा राज्य था। लेकिन याद रखिए कि जब बाजीराव प्रथम, मैंने कहा कि जब साहू छत्रपति बना तो उस समय उसका पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उस समय एक छोटा मराठा राज्य था। लेकिन कुछ ही समय बाद 1720 से 1740 के दौरान अपनी उपलब्धियों के बाजीराव प्रथम ने एक बृहद, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, एक बृहद मराठा राज्य बना दिया। इस बृहद मराठा राज्य में क्या दिखाई देता है? तो इसमें वर्तमान महाराष्ट्र का अधिकांश भाग शामिल था, उत्तरी कर्नाटक का कुछ हिस्सा शामिल था, मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग शामिल था, और यहां तक कि जब छत्रसाल का इसने बाजीराव ने जब बुंदेला सरदार छत्रसाल की मदद की थी बंगस पठान के खिलाफ, तब कालपी आदि क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कालपी आदि क्षेत्र भी इसे प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसने अपने पराक्रम से एक बड़ा मराठा राज्य बना दिया। इसने हैदराबाद के निजाम को कई बार पराजित किया और उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी, नियंत्रण भी कर लिया। इस तरह से क्या दिखाई देता है हमें कि बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम ने एक बृहद मराठा राज्य बना दिया और उसे इसके पुत्र बालाजी बाजीराव द्वारा अटक से कटक तक विस्तारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, इसने बृहद मराठा राज्य बनाया और बाजीराव प्रथम ने ही बृहद महाराष्ट्र, इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजीराव प्रथम ने ही बृहद महाराष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने ही, बाजीराव प्रथम ने ही न केवल बृहद महाराष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की, बल्कि शिवाजी की तरह से हिंदू पद पातशाही की प्रतिष्ठा, हिंदू पद पातशाही की प्रतिष्ठा बढ़ाने का आजीवन संकल्प लिया। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि बाजीराव प्रथम ने अपनी उपलब्धियों से न केवल एक बृहद मराठा साम्राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने 1720 से 1740 तक मराठों की कीर्ति पताका को इस स्तर पर पहुंचा दिया जहां से हिंदुस्तान में अब वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगी। और हम देखते हैं कि अगले 20 वर्षों में, अर्थात 1740 से 1761 पानीपत के युद्ध तक, मराठे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। ये मराठों की उपलब्धियां रही हैं। तो हमें कुछ अन्य बातें जानना चाहिए बाजीराव प्रथम के बारे में। जैसे बाजीराव प्रथम के बारे में हमें कुछ अन्य बातें भी जानना चाहिए। जैसे एक बार साहू को इन्होंने कहा था कि यदि आप आज्ञा दें तो हम मराठा पताका दिल्ली तक और हिमालय तक
गाड़ दें, यानी मराठों का ध्वज वो दिल्ली और हिमालय तक पहुंचा दें। इस पर साहू ने उत्साह में कहा था, निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आप मराठा पताका दिल्ली तक क्यों, इसे हिमालय और उसके पार भी गाड़ सकते हैं। निसंदेह यह कहीं ना कहीं बाजीराव प्रथम की योग्यता ही था कि इस प्रकार का एक स्टेटमेंट उस समय के छत्रपति ने इनके लिए दिया था। तमाम इतिहासकारों ने बाजीराव प्रथम की भूरी भूरी प्रशंसा की है और इतिहासकारों ने इन्हें एक महान गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, महान गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का ज्ञाता बताया है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, इतिहासकारों ने बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का ज्ञाता बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये अत्यंत ही निपुण थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छिपकर, छद्म तरीके से छिपकर युद्ध करने की एक प्रणाली है। इतिहास में सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत करने वाला एक महान शख्सियत राणा प्रताप थे। राणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ मेवाड़ के जंगलों से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का संचालन किया था। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया और अपनी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के कारण ही उसने मुगलों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन शिवाजी के बाद अगर कोई गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा ज्ञाता और सफल प्रयोग करता था तो वो बालाजी बाजीराव थे। मैं बालाजी बाजीराव की इन उपलब्धियों के संबंध में ये कह सकता हूं कि अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि इनके पास अपने कार्यों के लिए एक बृहद योजना थी और उसे पूरा करने के लिए शक्तिशाली बाजू थे। इतिहासकारों में एच.पी. सिन्हा, याद रखिएगा एच.एन. सिन्हा ने बाजीराव प्रथम के बारे में लिखा है कि उनके पास योजनाओं के निर्माण के लिए मस्तिष्क, यानी ध्यान दीजिएगा बाजीराव प्रथम के बारे में एच.एन. सिन्हा क्या कहते हैं, एच.एन. सिन्हा कि इनके पास योजनाओं के निर्माण के लिए मस्तिष्क और उसे क्रियान्वित करने के लिए, समझिएगा, उसे क्रियान्वित करने के लिए हाथ थे। यानी दोनों चीज दिखाई देता है कि मस्तिष्क बुद्धि का प्रतीक है, रणनीति का प्रतीक है और हाथ शक्ति का प्रतीक है। अर्थात बाजीराव प्रथम के पास ये दोनों ही गुण थे कि वो एक अच्छी योजना बना सकें और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उनके पास अदम्य साहस थी और शक्ति थी। ये हमें बाजीराव प्रथम के बारे में इतिहासकार एच.एन. सिन्हा द्वारा कहा गया बात है। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े वो जीते। एक बार की घटना है, केवल 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव प्रथम दिल्ली पहुंच गए। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को एक खबर मिली कि 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के बाहर बाजीराव प्रथम खड़ा है, उसके हाथ पांव फूल गए। कहा जाता है कि उसने अपने एक चित्रकार भेजा और कहा कि बाजीराव प्रथम का चित्र बनाकर लाओ। जब चित्रकार बाजीराव प्रथम का चित्र बनाकर रंगीला के सामने प्रस्तुत करता है तो रंगीला उसे देखकर अचंभित रह जाता है। बहुत ही आक्रामक और रौबदार भेष में उसने घोड़े की, एक हाथ से घोड़े का जिन पकड़ा था और दूसरे हाथ से गेहूं की बालियां खा रहा था। आप इमेजिन करें कि इसके अंदर, यानी कि बाजीराव प्रथम के अंदर
एक कुशल सेनानायक के वो सारे गुण थे जिसमें जिसमें विजय के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई न देता हो। ये अपने सैनिकों के साथ ही खाता था। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं सैनिकों को यूनाइट करने के लिए इसने ये भी रणनीति अपनाई। ये सैनिकों के साथ खाता था, उनके साथ रहता था। इसने बाजीराव प्रथम ने आजीवन ये कोशिश किया, जब तक वो जिंदा रहा, 40 साल तक वो 20 साल तक वो पेशवा रहा, कुल 40 साल उसकी आयु थी। आजीवन उसने ये कोशिश किया कि वो न केवल युद्ध में संघर्षरत रहे, बल्कि एक ऐसी रणनीति अपनाई जाए ताकि सीमित संसाधनों में कैसे बड़े से बड़े युद्ध को जीता जा सके। उसने करके दिखाया। बाजीराव प्रथम को इतिहास में अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष स्थान प्राप्त है। एक दूसरी घटना यह है कि मुगल सूबेदार, इलाहाबाद का मुगल सूबेदार बंगस पठान बुंदेला सरदार छत्रसाल को बहुत परेशान करता था। उसके राज्य पर अक्सर अटैक किया करता था, लूटपाट किया करता था। छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहयोग की अपेक्षा की। तनिक भी विलंब न करते हुए बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की मदद की और बंगस पठान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। प्रसन्न होकर छत्रसाल ने उन्हें कालपी आदि क्षेत्र दे दिया। साथ में कहा जाता है कि उसने मस्तानी को भी बाजीराव प्रथम को सौंपा, मस्तानी को भी दिया। ओवरऑल बाजीराव प्रथम ने इस दौरान कई बार अपने सबसे निकटस्थ शत्रु राज्य हैदराबाद के निजाम से संघर्ष किया और हर बार, प्रत्येक बार उसने निजाम को पराजित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने समय का यह एक अफलातून था, अपने समय का महान विजेता था जो कभी पराजित नहीं हुआ और उसने मराठा कीर्ति को बहुत ऊंचाई तक ले गया, बहुत हाइट तक ले गया मराठा कीर्ति को। और इसी के बेस पर इसने वो आधार प्रदान कर दिया कि इसी के आधार पर जल्द ही मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक फैल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात दिखाई देती है। तो दूसरा पेशवा जिसको हम लोगों ने पढ़ा वो बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम था। अब हमारे लिए अगला पेशवा होंगे बालाजी बाजीराव। हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था? बालाजी विश्वनाथ को देखा। फिर हमने बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम को देखा। अब ध्यान समझें, बालाजी विश्वनाथ से बालाजी ले लीजिए और बाजीराव प्रथम का बाजीराव, इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा पेशवा बना वो बाजीराव कहलाया। इसे इतिहास में नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। ये अपने पिता की तरह ही बहुत योग्य पेशवा था। नाना साहेब अपने पिता की तरह ही बहुत योग्य पेशवा था और इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने मराठा साम्राज्य को, यहां ध्यान से समझना, इसने मराठा साम्राज्य को सिंध के अटक से आज का वर्तमान उड़ीसा के कटक तक पहुंचा दिया था। तो मराठा साम्राज्य इतना विस्तृत अगर किसी के समय हुआ तो वो कोई अन्य नहीं बल्कि इसके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। तो बाजीराव के समय मराठों का सर्वाधिक विकास हुआ और मराठों ने इसी के समय मराठों में पेशवाओं ने छत्रपति के साथ 1750 में एक संधि की जिसे संगोला की संधि कहा जाता है। देखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है ये संगोला की संधि, जिस संधि के द्वारा क्या होता है कि संगोला की संधि 1750 में हुई। 1750 में हुई संगोला की संधि के द्वारा पेशवा को सभी शक्तियां प्राप्त हो गई, छत्रपति की सभी शक्तियां पेशवा को प्राप्त हो गई, और अब छत्रपति केवल महलों का महापौर बनकर रह गया। तो मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कि 1750 में दोस्तों संगोला की संधि हुई। संगोला की संधि के द्वारा पेशवा को छत्रपति की सारी शक्तियां मिल गईं, मतलब छत्रपति के पास अब कोई शक्ति नहीं बची, वो केवल अपने महलों तक सीमित हो गया, उसका अधिकार महलों तक हो गया और वास्तविक शासक मराठों का पेशवा बन गया। वो इसी के समय हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अटक से कटक तक पहुंचा दिया। इसके समय की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो पानीपत का तृतीय युद्ध है। ध्यान समझिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर इसे आप यूं देखें तो पाएंगे कि हमने यहां आपको बताया था पानीपत का तृतीय युद्ध। बालाजी विश्वनाथ के बाद हमने बाजीराव पढ़ा, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बालाजी बाजीराव के समय अटक से कटक तक मराठों का साम्राज्य फैल गया। इसी के समय संगोला की संधि हुई। साहू जी के बाद राजा राम द्वितीय नाम का एक छत्रपति बना था, उसके साथ बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि किया था। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संगोला की संधि। इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवाओं के हाथ में आ गई, और इस तरह पेशवा ही क्या हो गए, अब वास्तविक शासक बन गए। बालाजी बाजीराव के समय ही इस समय एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये मराठों के अतिरिक्त मराठों और अफगानों के बीच हुआ। इसे आप समझिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ। तो आइए हेडिंग डालते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध संक्षेप में हम यहां देखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1761 में हुआ। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1761, ये इंपॉर्टेंट तिथि है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये किसके बीच हुआ, तो ये अफगानों और मराठों के बीच हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अफगानों का नेता कौन, तो अफगानों का नेता अहमद शाह अब्दाली, और मराठों का नेता कौन, तो ध्यान से समझिएगा, उस समय मराठा पेशवा कौन है, तो मराठों का नेता उस समय पेशवा तो आपको मालूम है कि बालाजी बाजीराव है। तो इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव है, लेकिन इसने, ये तो पेशवा है मात्र। युद्ध में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो नेतृत्वकर्ता विश्वासराव था। ये विश्वासराव बालाजी बाजीराव का बेटा था, और युद्ध में जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता वो बालाजी बाजीराव का भाई और विश्वासराव का चाचा, समझिएगा, बहुत सदाशिव राव था। इसे पकड़िए, यहां पर अफगानों और मराठों के बीच जो है वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली अफगानों का नेता था। मराठों की स्थिति उस समय क्या है, समझिए कि उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था,
युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो विश्वासराव था। ये विश्वासराव बालाजी बाजीराव का बेटा था, और जो वास्तविक नेतृत्व करता था वो सदाशिवराव भाऊ था, और यही सदाशिवराव भाऊ ये बालाजी बाजीराव का भाई और विश्वासराव का चाचा था। आपको अब मैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी दे दूं। अहमद शाह अब्दाली 1761 के पहले भी भारतीय क्षेत्रों पर कई बार अटैक किया, और उसने अपने प्रतिनिधियों को पंजाब आदि क्षेत्रों में नियुक्त किया। मराठी उस समय अपने चरम पर पहुंच रहे थे, उसने उनके प्रतिनिधियों को वहां से भगा दिया। इसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया, और दिल्ली से पहले ही पानीपत में मराठों ने उनसे युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, क्योंकि मराठों ने मुगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी थी। इस युद्ध में अधिकांश भारतीय राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया, अपवाद स्वरूप कुछ शासकों द्वारा दिया गया, जबकि कई भारतीय राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसके पीछे कारण क्या था? मराठों की उच्च श्रृंखल प्रवृत्तियां। मराठियों ने न तो राजपूतों को कभी बख्शा, उन्होंने राजपूतों को भी लूटा, और मराठों ने परमानेंट कोई मित्र नहीं बनाया। यद्यपि राजनीति में आप जानते हैं कि कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, तो इन्होंने भी कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं बनाया। हमें दिखाई क्या देता है, इसको समझिएगा कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव कम उम्र का लड़का था, और सदाशिवराव भाऊ जो था वो इसका चाचा था और इसका भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा ही घमंडी व्यक्ति था। सदाशिवराव भाऊ बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित कहते हैं कि पानीपत में मराठों के पराजय का सबसे बड़ा कारण सदाशिवराव भाऊ ही था, क्योंकि इसके उच्छृंखल प्रवृत्तियों ने, इसके रूढ़िवादी अतिवादी प्रवृत्तियों से मराठा सरदार नाराज हो गए थे। कई दिनों तक पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। इधर मराठा सेना में प्लेग फैल गया, और अब तो यहां तक स्थिति आ गई कि भोजन की भी समस्या आ गई मराठा सेना के सामने, क्योंकि दक्कन से बहुत दूर पानीपत में खड़ी है मराठा सेना, और मराठा सेना अगल बगल के गांव को लूट करके भोजन लाने लगी। अतः क्या सामाजिक स्वीकार्यता भी उनकी घटने लगी। अंततोगत्वा मराठों को लगा कि भूख से तथा प्लेग से मरने से बेहतर है कि युद्ध भूमि में मर जाया जाए, और दोनों सेनाएं 1761 के जनवरी महीने में आपस में लड़ती हैं, और कुछ समय बाद ही क्या दिखाई देता है कि मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया, अफगानों ने यह युद्ध जीत लिया, और इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में, दोस्तों याद रखिएगा, इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में मराठे मारे गए। माना जाता है कि, इसे ध्यान दीजिएगा, माना जाता है कि महाराष्ट्र के मराठा, कोई भी शायद ऐसा मराठा परिवार न हो जहां से कोई न कोई व्यक्ति न मारा गया हो। 17 जनवरी 1761 की ये घटना मराठों के लिए और भारत के लिए निसंदेह एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिससे मराठे बहुत दिनों तक उबर नहीं पाए। यहां तक कि उस समय का तात्कालिक पेशवा बालाजी विश्वनाथ इस घटना से इतना आहत हुआ, क्योंकि इस युद्ध में उसका बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव सहित अनगिनत प्रमुख सरदार मारे गए थे। परिणाम स्वरूप में क्या दिखाई देता है, कुछ ही दिन बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। वह इस पीड़ा को सह नहीं पाया। ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। 17 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 17 जनवरी 1761 को यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बड़ी संख्या में मराठे मारे गए। इसके बाद
क्या होता है वो और भी रोचक है। पेशवा बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि शायद मराठे पहले की तरह खड़ा नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मराठों के 4 महान पेशवा हुए हैं, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और चौथा महान पेशवा माधवराव हुए। लगभग 10 वर्षों तक ये पेशवा रहे माधवराव। और माधवराव के समय एक बार मराठों ने फिर से अपनी खोई हुई शक्ति प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर लिया। इनके नेतृत्व में मराठों ने अपनी खोई हुई, समझिए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया और मराठे अटक से कटक तक, फिर से वही बात ध्यान रखिएगा, मराठों ने अटक से कटक तक का क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। इतना बड़ा क्षेत्र उन्होंने फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि माधवराव के नेतृत्व में जल्दी ही मराठों की शक्ति का फिर से पुनर्बहाली हो गई। लेकिन माधवराव की मृत्यु के बाद मराठों में अंतर्कलह दिखाई देने लगा। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। रघुनाथ राव उर्फ राघोवा स्वयं पेशवा बनना चाहता था। जब वो पेशवा नहीं बना तो वो अंग्रेजों के शरण में चला गया और यहां से अंग्रेजों को मौका मिला, यहीं से अंग्रेजों को मौका मिला मराठों के आंतरिक राजनीति में, आंतरिक मुद्दों में दखल देने का। इसके बाद इतिहास में कोई प्रमुख पेशवा नहीं आया। मराठों की बिखरती हुई शक्ति को रोकने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए हम नाना साहेब को देख सकते हैं। नाना साहेब से पहले भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम की बात करेंगे कि मराठों की बिखरती हुई शक्ति को रोकने के लिए नाना फडणवीस, नाम याद रखिएगा, मराठों की बिखरती हुई शक्ति को रोकने के लिए एक मराठा संघ बना। इस मराठा संघ को और मराठों की बिखरती हुई शक्ति को नाना फडणवीस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन नाना फडणवीस इसे रोक नहीं पाए। और देखते ही देखते भारत में मराठों के कई क्षेत्रीय केंद्र बन गए। आइए देखते हो क्षेत्रीय केंद्र क्या है। तो वो 4 क्षेत्रीय केंद्र दिखाई देते हैं। वो 4 क्षेत्रीय केंद्र कुछ इस प्रकार हैं। पहला ग्वालियर, और ग्वालियर में हमें क्या दिखाई देता है? ग्वालियर के सिंधिया। हमें दूसरा क्या दिखाई देता है? नागपुर के भोसले। तीसरा बड़ोदरा के गायकवाड़। और चौथा इंदौर के होलकर। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि कई मराठा केंद्र बन गए। ग्वालियर, नागपुर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ोदरा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर। ये 4 राजवंशों की स्थापना मराठों से ही निकलकर हुई। और इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ अन्य केंद्र बता दें। ये याद रखिएगा कि मराठों में क्या हमें दिखाई देता है, मराठों के अंतर्गत क्या दिखाई देता है कि पेशवा मराठों का सबसे शक्तिशाली पद हो गया और पेशवा पुणे में रहता है। पेशवा के केंद्र पुणा है या पुणे। छत्रपति
छत्रपति सतारा में रहता था और ताराबाई का एक अन्य केंद्र बहुत समय तक जिंदा रहा, वो कोल्हापुर था। कोल्हापुर। इस तरह से कुछ जगहों का नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जैसे पुणे या पुणे, ये पेशवा का केंद्र था। छत्रपति सतारा में रहता था, ताराबाई कोल्हापुर में, ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा और इंदौर, ये 7 ऐसे नगर हैं, इन्हें याद रखिएगा, जो मराठों की गतिविधियों के सबसे प्रमुख केंद्र हुए हैं। इन 7 केंद्रों से मराठा गतिविधियां बहुत लंबे समय तक हम देख सकते हैं और इन 7 केंद्रों का आपको नाम याद रखना चाहिए और कौन कहां विराजमान था, कौन सा जगह किस वंश का या किस पद का किसका केंद्र था, इसे आपको याद रखना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सुमिलित करने को देता रहता है और कई बार आ भी चुका है। इस कड़ी में अब हमारे पास जो टॉपिक बचा मराठों से संबंधित वो है आंग्ल मराठा युद्ध। आइए देखते हैं अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मराठों में माधवराव के बाद क्या दिखाई देता है कि माधवराव की अचानक मृत्यु हो गई और माधवराव की मृत्यु के बाद मराठों में अंतरकलह आ गया। इस अंतरकलह के अंतर्गत राघोवा अर्थात रघुनाथ राव नामक एक अन्य पेशवा के परिवार का सदस्य था जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था। जब वो पेशवा नहीं बन सका तो वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया और यहीं से अंग्रेजों को मराठों के साम्राज्य में या मराठों के आंतरिक मामलों में दखल देने का मौका मिल गया। तो कुछ इस प्रकार था कि मराठे माधवराव के समय तक बहुत मजबूत बने रहे। माधवराव की मृत्यु के बाद मराठे धीरे धीरे कमजोर होने लगे और उनके कमजोर होने में सबसे बड़ा कारण था आंतरिक कलह। इसी कड़ी में जब अंग्रेजों को पहली बार मराठों के आंतरिक मामले में दखल देने का अवसर मिला तो अंग्रेजों के लिए यही ऐसे ही किसी अवसर की तलाश थी ताकि मराठों को कमजोर किया जा सके, उनके आंतरिक मामलों में दखल दिया जा सके। इसी पृष्ठभूमि में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक। 1775 से 1782 तक हमें क्या दिखाई देता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण संधियां हुई। इस युद्ध के दौरान आप ये देखेंगे कि 1775 से 1782 तक जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इस दौरान अंग्रेज एक समय 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे और मराठे चूंकि बहुत अभी इतने कमजोर नहीं हुए थे, अतः एक रणनीति के तहत अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सालबाई की संधि कर लिए। इस संधि से युद्ध विराम हो गया। सालबाई की संधि 82 में हुई और ठीक 20 साल बाद यानी कि 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। यानी कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इसीलिए सालबाई की संधि को 20 वर्षीय, कॉन्सेप्ट पकड़ना, 20 वर्षीय युद्ध विराम कहा जाता है। युद्ध विराम भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1775-1782 में हुआ था, इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों का पलड़ा कभी भारी नहीं हो सका। यद्यपि कुछ जगहों पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की तो कुछ स्थानों पर मराठों ने भी अच्छी विजय प्राप्त की। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अभी मराठे कमजोर नहीं हुए हैं,
लेकिन अंग्रेज ये जान गए थे कि मराठों का अंतर्कलह सामने आने लगा है, तो अंग्रेजों ने एक रणनीति के तहत मराठों को उनकी मौत मरने के लिए छोड़ दिया। उन्हें यह विश्वास था कि आगे चलकर मराठे अपने अंतर्कलह के कारण इतने कमजोर हो जाएंगे कि उन्हें आगे चलकर जीतना आसान हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने सालबाई की संधि की, और यह संधि 20 वर्षीय युद्ध विराम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसी दौरान अंग्रेजों ने अपनी रणनीतियों के तहत 20 साल बाद 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत किया था। 1802/1803 कहा जाता है में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बुरी तरह से मराठों को पराजित किया, और इस प्रकार मराठा काफी कमजोर हो गए। लेकिन इस समय क्या दिखाई देती है कि कई महत्वपूर्ण संधियां भी हुई, और उन संधियों का अपना एक स्थान है। हम लोग पीडीएफ में आपको उसे प्रदान कर देंगे। आगे क्या दिखाई देता है कि इस कड़ी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818-19 तक चला था। इसमें अंततोगत्वा मराठों की शक्ति पूर्णतः क्या हो गई, क्षीण हो गई, और मराठा जो एक बृहद साम्राज्य था उस पर, उसके अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि मराठे हमेशा के लिए नेपथ्य में चले गए। इसके बीच में हमें एक बात जानना चाहिए कि 1802 में जब बाजीराव द्वितीय, 1802 ध्यान दीजिएगा, ये तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात थी। इसी बीच हम जान लें कि 1802 में मराठों के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा कि 1802 में क्या हुआ था, मराठों के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी, और सहायक संधि के साथ ही सही मायने में, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मराठा साम्राज्य पर पूरी तरह नियंत्रण हो गया था। मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का, और बचा खुचा जो कसर था वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पूरा कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने आपके सामने मराठा राज्य को संक्षेप में रखने की कोशिश किया था। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इतने मुद्दों को, जो मुद्दे हमने शॉर्ट में उठाए हैं, इन मुद्दों को अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आपको अधिकांश प्रश्न मराठों से नहीं छूटेंगे, क्योंकि मराठों की चर्चा अन्य चैप्टर्स में भी बीच बीच में होती रहती है, वहां भी हम देखेंगे। इस प्रकार हमें क्या दिखाई देता है कि मराठों ने जो 17वीं सदी में पेशवाओं के नेतृत्व में एक बृहद साम्राज्य बनाया था, उसको जितना चोट अंदर से लगा, जितना चोट बाहर से लगा, उससे ज्यादा चोट से अंदर से लगा। तो इसी के साथ आज हम मराठा राज्य समाप्त करते हैं।